हेलो स्टूडेंट, एनर्जी कंजर्वेशन का एमसीक्यू का हम आज लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। एक पंप में, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंप में एम्पेलर के व्यास के बढ़ने से क्या होगा। देखिए, जब एम्पेलर का व्यास बढ़ जाएगा तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा। एम्पेलर का जब साइज बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो ज़्यादा पानी को फेंकेगा। ज़्यादा पानी फेंकेगा तो क्या होगा, पानी की बहने की क्षमता अधिक हो जाएगी। तो क्या करेगा, प्रवाह में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रवाह में वृद्धि। समझ आया होगा ये, प्रवाह में वृद्धि। पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से कमी आती है। तो देखिए, पंपिंग सिस्टम में जो पाइप लगते हैं, मोटे या पतले लगाने से क्या होगा। पतले पाइप लगा दोगे तो क्या होगा, प्रेशर हेड दाब शीर्ष कम हो जाएगा, मगर डायनामिक हेड बढ़ जाएगा पतले पाइप लगे होंगे तो। क्योंकि डायनामिक हेड क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी गति ज़्यादा हो जाएगी। तो उसे गतिक हेड भी कहते हैं, डायनामिक को गतिक हेड भी कहते हैं। तो उसकी गति ज़्यादा होने से वेलोसिटी पानी की ज़्यादा हो जाएगी तो गतिक हेड बढ़ जाएगा, उसी को डायनामिक हेड कहते हैं। अच्छा, जब आप चौड़े पाइप लगाएंगे तो उसके में क्या होगा, पानी का बहाव धीरे होगा। धीरे होने से क्या हो जाएगी, उसका स्टैटिक हेड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक और स्थैतिक क्या है, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से परिणाम होता है। सॉरी, दूसरा वाला ये नहीं होगा। इसमें पूछा है स्थापित करने से कमी आती है, तो डायनामिक हेड में कमी आएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहले का क्या हो जाएगा, ए। पंपिंग सिस्टम में बड़े व्यास के पाइप को स्थापित करने से परिणाम होता है। बड़े व्यास के पाइप लगाने से क्या होगा, स्टैटिक हेड में वृद्धि हो जाएगी। तीसरे का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डिस्चार्ज दबाव पर एक ही पारस्परिक वायु कंप्रेसर अधिकतम बिजली की खपत करेगा। तो कितने पे, 90 psi। जितना कम दाब होगा उतना ही पावर ज़्यादा खपत करेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समुद्र की सतह की तुलना में अधिक ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का प्रदर्शन कम होगा। देखिए, वायु से समुद्र तल से अगर ऊपर जाएंगे तो कहाँ क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। तो फिर कम प्रेशर पे जब चलाएंगे तो उसका प्रदर्शन कम हो जाएगा। हकीकत बात है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सच बात है, ए हो जाएगा, ए। एक मल्टी स्टेज कंप्रेसर में इंटरकूलिंग का क्या उद्देश्य है, कि बीच में कूलिंग की जाए। इंटरकूलिंग का मतलब बीच में कूलिंग की जाए। जब बीच में कूलिंग की जाएगी, क्या होता है, जब हमारा कंप्रेसर काम करता है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इससे पहले ही अगर हम इसकी इंटरकूलिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कंप्रेसर का काम कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय कक्ष यानी कि ऑफिस के लिए सबसे आरामदायक स्थिति है। जो हम एसी चलाते हैं उसमें किसके लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड शुष्क वाल्व तापमान होना चाहिए डीबीटी, और 55 डिग्री ह्यूमिडिटी होनी चाहिए 55%। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। एक फ्रिज में ठंडा कॉइल पर ठंड का गठन
देखिए क्या होगा, वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम होने की वजह से ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी हीट डिसिपेट करने के लिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंस अधिक होगा तो आसानी से हीट चली जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अधिक बिजली की खपत होगी। इसका क्या हो जाएगा, डी। डी, इसका भी डी, इसका बी, ए। एक प्रशीतन प्रणाली में विस्तार डिवाइस किसके बीच लगा होता है? एक्सपेंशन डिवाइस किसके बीच लगा होता है? एक्सपेंशन वहाँ होता है जहाँ पर पहले बाष्पीकरण हो और एक में कंडेंस हो। तो संघनित्र और किसके बीच लगा होता है? बाष्पीकरण डिवाइस के बीच में लगा होता है। नमी का केजी, वायु का केजी के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसे कहेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। कंप्रेसर में एक एयर ड्रायर का मूल कार्य है। ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर कूलर के डाउनस्ट्रीम पर नमी निकाले। क्वेश्चन नंबर 12 का है, शीतलन टावर में कूलिंग रेंज शब्द तापमान के अंतर को दर्शाता है। किसके तापमान को दर्शाता है? शुष्क वाल्व और आर्द्र वाल्व के? नहीं। टावर में प्रवेश करने वाली गर्म पानी और आसपास की हवा का? नहीं। टावर को आसपास की हवा के आर्द्र वाल्व? नहीं। टावर में प्रवेश करने वाले गर्म पानी और टावर को छोड़ने वाले ठंडे पानी। ऑप्शन नंबर डी। एयर कंडीशन के स्टार लेवलिंग में प्रयुक्त होने वाला पैरामीटर है EER।